नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं सुधा ओम ढिंगरा जी की लिखी कहानी अबूझ पहेली। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह किसी और की नहीं, मेरी अपनी है। कहने से पहले कई बार सोचा मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊं या नहीं। अपने आप से प्रश्न भी किया, मैं आपको अपनी कहानी क्यों सुनाना चाहती हूँ। लगता है कहानी स्वयं ही आप तक पहुँचना चाहती है। जीवन में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनको जानने और समझने में ही एक उम्र निकल जाती है, और अगर उनकी गहराई तक जाने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि उम्र छोटी पड़ रही है। न तो वे लौकिक होते हैं न ही पारलौकिक। कई बार समझना कठिन हो जाता है कि वे हैं क्या, कैसे अनुभव हैं। इस तरह के अनुभव किसी से बांटे भी नहीं जा सकते। जो ही इन्हें साझा करने की कोशिश की जाती है तो कुछ नजरें शक से उठती हैं, कुछ घूरती हैं और कुछ निगाहें हंसती हैं। शक करने वाली निगाहें ऐसे अनुभवों को साझा करने वाले को पागल समझती हैं। घूरने वाली बेवकूफ़ और हंसने वाली नजरें हंसती हैं कि 21वीं सदी में कैसी बातें की जा रही है। तंग आकर अनुभवों को हृदय के भीतर कहीं तहों में समेट दिया जाता है। ऐसे अनुभव मस्तिष्क की किसी मेमोरी चिप में डालकर अवचेतन में ही सिमट कर रह जाते हैं। अंदर ही अंदर सिमटे वे अनुभव कहानी बनकर बाहर आने को बेताब हो जाते हैं। मुझे ऐसे अनुभवों की अनुभूति हुई है जिन्हें मैं समझ नहीं पाई, अबूझ पहेली से रहे। इस पहेली को सुलझाने के लिए साइकोलॉजी पढ़ डाली, ढेरों पोथियां और ग्रंथ छान मारे। इतना कुछ पढ़ने के बाद सहज भावों, इंट्यूशंस, दृश्य भ्रम, छठी इंद्रिय की जागृति, अवचेतन की सचेतता, तीसरी आँख का विकास, अंतर्दृष्टि, सुषुप्त संचेतना की चेतना इत्यादि नामों से परिचित हुई और तरह तरह के सिद्धांतों की जानकारी लेकर भी कुछ नहीं समझ पाई। जिज्ञासा की तृप्ति नहीं हुई। कुछ अलग ही तरह की तरंगे सौरमंडल तथा वातावरण से मन के साथ साथ शरीर पकड़ता है, जिससे चेतना सचेत हो जाती है। उन अनुभूतियों और संवेदनाओं को महसूस किया जा सकता है। उनका एहसास एक विभिन्न संसार में ले जाता है। शब्दों में बांधकर उन अनुभवों के साथ कितना न्याय किया जा सकता है, कह नहीं सकती। फिर भी अपनी कहानी सुनाती हूँ, सुनिए, और अंत में निर्णय आप लेंगे कि जो अनुभूति मुझे हुई वह क्या थी। अरे, मैं अपना परिचय देना कैसे भूल गई। मेरा नाम मुक्ता धीर है और मैं दिल्ली में जन्मी पली हूँ। जैसा कि अक्सर हर लड़की के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। शादी के बाद पति के पीछे पीछे 7 समंदर पार चली आई। वैसे पेशे से मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ आकर अनुभवों ने पंख फैलाने शुरू कर दिए। एक दिन एक अद्भुत अनुभव ने आकार लेना आरंभ किया, जिसे मैं बाद में समझ पाई। वही आज कहानी बन आपके सामने आने को बेताब है। सन 2001 का सितंबर का महीना था। यह महीना नॉर्थ कैरोलिना स्टेट, जहाँ मैं रहती हूँ, में बहुत ही रोमांचित महीना माना जाता है। गर्मी कम हो जाती है और हल्की हल्की गुनगुनी सी ठंड शुरू हो जाती है। वृक्षों के पत्ते भी अपने भरपूर यौवन पर होते हैं। टहनियों से बिछुड़ने से पहले खूब निखरे निखरे तरह तरह के रूप लिए होते हैं। यहाँ पतझड़ से ठीक पहले पत्ते कई तरह के रंगों से रंग जाते हैं। लोग दूर दूर से इन रंगों की छवि देखने आते हैं। सितंबर माह का पहला सप्ताह था। हर वर्ष इस मौसम के शुरू होते ही प्रकृति की शोभा को निहारने के लिए मैं बहुत उत्सुक हो जाती हूँ, पर उस माह ऐसा कुछ नहीं हुआ। सितंबर शुरू होते ही पता नहीं क्यों मूड बड़ा उखड़ा उखड़ा और उदास सा रहने लगा। शरीर में हरारत सी महसूस होती थी, पर थर्मामीटर लगाती तो बुखार नहीं दिखता था। ऊर्जा और उत्साह की इतनी कमी महसूस होने लगी कि अपनी डॉक्टर को कॉल किया और उससे अपनी तबीयत को लेकर लंबी बातचीत की। उसने मुझे अपने खान पान और दिनचर्या में परिवर्तन करने की सलाह दी। उन दिनों मैंने एक बात की ओर विशेष ध्यान दिया कि मेरी मनःस्थिति मेरे काबू में नहीं थी। अनजाने डर से भयभीत सा महसूस करती थी। यह भी नहीं जान पा रही थी कि किस बात का भय है।
लगा कि अवसाद में जा रही हूँ, उससे पहले की शारीरिक और मानसिक अवस्था है। मेरा बेड से उठने को मन नहीं करता था। ऐसा महसूस होता था ढेर सारा बोझा है जो मेरे बदन पर लाद दिया गया है। मैं उसे ढो नहीं पा रही, यहाँ तक कि खींच भी नहीं पा रही, इसलिए निराश हो रही हूँ। साइकोलॉजिस्ट हूँ, समझ रही थी कि कुछ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है उसे समझने की कोशिश कर रही थी। काम से मेडिकल लीव यानी स्वास्थ्य की अस्वस्थता के कारण 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली। जान गई थी कि शरीर और मन की इस स्थिति में काम करना उचित नहीं होगा। अक्सर भारत में परिवार या दूर दराजों के रिश्तेदारों में कभी कोई घटना या दुर्घटना होती थी तो मुझे यहाँ बैठे पता चल जाता। शरीर और मन कुछ ऐसे ही संदेश देते थे। इस बार तो परिवार, करीब के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, मित्रों और बिरादरी में पता नहीं किस किस को फ़ोन किए। कुछ पता नहीं चला तो मान लिया यह मेरी मानसिक अवस्था है। मस्तिष्क में रसायनों का अनुपात बिगड़ रहा है। मुझे याद है रविवार का वह दिन था और मैं अपने बिस्तर पर लेटी इसी सोच में थी कि मैं स्वयं को ठीक कैसे करूं। पूरा घर अस्त व्यस्त हो रहा था। समस्या यह थी कि मैं सोचने बहुत लग गई थी, उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। अजीब से नशे में डूबी रहती थी जिसने शरीर को आलसी बना दिया था। मॉम, नीचे आ जाएं, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट रेडी है। ग्राउंड फ्लोर से बेटे आर्यन की आवाज़ आई। हमारा बेडरूम पहली मंजिल पर है। मैं आवाज़ सुन रही थी, जैसे कहीं दूर से आवाज़ आ रही हो। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ पल बाद पवन, मेरे पति देव की आवाज़ उभरी। सोनियो मक्खन दे डुनियो, नीचे आ जाओ, हमें भूख लगी है, आपका इंतज़ार हो रहा है। हैरान हो रही थी कि घर में इंटरकॉम है पर नीचे से आवाज़ें क्यों दे रहे हैं। बस सोच ही रही थी, जवाब नहीं दे पाई थी। तभी इंटरकॉम ऑन हुआ तो पवन ने कहा, अगर मूड नहीं उठने का हो तो स्वीटी हम आ जाएं लेने। यह उनका अंदाज है नीचे बुलाने का। पवन के इतना कहने पर भी मैं उत्तर नहीं दे पाई। सुन सब कुछ रही थी, महसूस कर रही थी, जैसे बोलने की शक्ति ही गायब हो गई थी। जब पति और बेटे ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी तो वे दोनों घबराकर दो दो सीढ़ियां फलांगते ऊपर आए। मुझे अविचलित देखकर वे घबरा गए। उनकी घबराहट देख मैंने उठने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से सहारा देकर उन्होंने उठाया। फिर वो दोनों मुझे नीचे ले गए। आखिरी सीढ़ी पर पैर रखते ही वे दोनों गाने लगे, सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे उसी समय याद आया, आज तो 9 सितंबर है, मेरा जन्मदिन है और बाप बेटे दोनों ने मिलकर घर को बहुत सुंदर सजाया हुआ था। खाने की मेज पर केक और बढ़िया सा ब्रेकफास्ट मेरी पसंद का था। दोनों ने मिलकर मेज भी सेट की हुई थी पर मैं खुश नहीं हुई। पता नहीं कैसा एक नशा सा तारी था, घनघोर उदासी का नशा। अपने आप में होती तो पवन और आर्यन के प्रेम तथा स्नेह से अभिभूत हो उछल पड़ती, दोनों को बाहों में लेती और चूमती। मेज पर बैठ तो गई, कुछ बोल नहीं सकी। यह भी नहीं पूछ पाई कि आपने ढोकला और उपमा कैसे बनाया। निर्लिप्त सी वहां बैठी रही। वे दोनों मेरी इस हालत को देखकर हैरान परेशान थे। भीतर ही भीतर मुझे यह बात खाए जा रही थी कि मेरा साइकोलॉजिस्ट होने का क्या फायदा अगर मैं खुद को संभाल नहीं पा रही। खैर, मैंने अपने बेटे और पति की खातिर मुस्कुराने की कोशिश की। यह सब कैसे बनाया, आखिर हिम्मत करके पूछ ही लिया। पवन बस मुस्कुरा दिए, बोले कुछ नहीं। मेरे मुस्कुराने भर से ही वे खुश हो गए। महसूस कर रही थी कि वे मुझे इस तरह देख बहुत परेशान और विचलित थे। पवन और आर्यन दोनों यह समझने लगे थे कि मैं अवसाद में जा रही हूँ और स्वयं ही उससे निकलने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए वो दोनों किसी भी बात का दबाव नहीं डालते थे और बड़े सहज ढंग से पेश आने लगे थे। आर्यन ने बताया, मॉम, ढोकला और उपमा डैड ने गंगा आंटी से बनवाया है। ब्रेड रोल मैंने और डैड ने बनाए हैं तथा केक ऑर्डर किया था केक फैक्ट्री से। बेटे की बात सुनते सुनते मैंने अपनी प्लेट से खाना शुरू किया और धन्यवाद देने के लिए चेहरा उठाया ही था कि मेरी आंखों के आगे एक दृश्य घूम गया।
एक बेहद ऊंची बिल्डिंग से एक हवाई जहाज टकरा रहा है। वह बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि जहां हवाई जहाज टकराता है उससे ऊपर की मंजिलें धीरे धीरे करके नीचे आ रही हैं और मुझे चीखे और गड़गड़ाहट की ध्वनि करती तेज आवाजें सुनाई देने लगी थीं। मैं पवन का चेहरा देख ही नहीं पा रही थी। मेरी आंखों में पानी आ गया और मैंने कानों पर हाथ रख लिया था। मेरी दशा देखकर पवन और आर्यन के हाथ मुंह में कौर डालते डालते रुक गए। क्या हुआ मॉम? आर्यन ने घबराकर पूछा। मेरी आंखों के सामने अभी अभी एक दृश्य घूमा है और मैंने उसे वह दृश्य बता दिया जो मैंने देखा था। मॉम, आप तो समझदार हैं। आजकल आप बहुत ऊटपटांग मूवी देखती हैं। यह शायद उसी का परिणाम है। प्लीज अपना ध्यान रखें। बेटा बड़ा हो रहा है। उसके मुंह से यह सुनकर वहीं बैठकर मैंने ब्रेकफास्ट खाना बेहतर समझा। ब्रेकफास्ट सच में बहुत ही स्वादिष्ट था। खाने के बाद तुरंत मैंने काफी ठीक महसूस किया। तो डैड, आप इंग्लैंड कब जा रहे हैं? कब तक रहेंगे वहां? आर्यन ने पूछा। तभी मुझे याद आया कि पवन तो इंग्लैंड जाने वाले हैं। मंगलवार 11 सितंबर सुबह 6:45 की फ्लाइट है यहाँ से और 8:45 पर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। फिर वहाँ से ब्रिटिश एयरलाइन हीथ्रो एयरपोर्ट ले जाएगी। सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पर पहुँचना पड़ेगा। बड़ी सरलता से पवन ने कहा। पर डैड, आपकी कंपनी का तो अपना जहाज है जो हमारे एयरपोर्ट रॉली डरहम से सीधा यूके ले जाता है। वाया न्यूयॉर्क क्यों जा रहे हैं? आर्यन के सवाल पर मैं भी सोचने लगी। तुम भूल गए, वह जहाज मंगलवार रात को जाता है। मंगलवार रात की मेरी यूके में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ओह सॉरी डैड, बट यू कैन चेंज द टाइम। इट्स इन योर हैंड्स। कहकर बेटा चुप हो गया। उसका चेहरा कस गया था। पवन ने आर्यन के चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यंग मैन, अपनी सुविधा से पहले हमें अपने साथियों और कोलिग्स की सुविधा और समय का ध्यान रखना चाहिए। कंपनी में पोजीशन कोई भी हो, बट यू हैव टू गो। आर्यन ने अंत में अपने मन का छुपा दर्द उछाल ही दिया। बस आर्यन, मुझे जाना ही है और यह मीटिंग मैंने ही अरेंज की है 2 महीने पहले। मैं जानता हूँ मेरा रोज रोज यूके जाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, पर नौकरी है बेटा। तुम जानते हो मेरी कंपनी का हेड ऑफिस यूके में है। अमेरिका का हेड हूँ तो हेड ऑफिस के चक्कर तो लगेंगे। डैड, मॉम की तबीयत भी ठीक नहीं। आर्यन ने एक और कोशिश की। आर्यन, अपनी मॉम को कम मत आको। बहुत मजबूत महिला है, संभाल लेगी खुद को। कहकर पति आर्यन की पीठ थपथपाते उठ गए। यह सुनते ही फिर वह दृश्य मेरी आंखों के आगे घूमा और मुझे घबराहट हुई। मेरे पेट में एक गोला सा घूमा और भागकर मैं बाथरूम के सिंक तक गई और सब कुछ खाया पिया उलट दिया। दोनों भागकर आए, मुझे सहारा देकर रसोई और खाने की मेज के साथ वाले फैमिली रूम के बेड पर लिटा दिया। फिर वही दृश्य मेरी आंखों के आगे घूम गया। घबराकर उल्टी आ गई। मैंने डे बेड पर बैठते हुए कहा, प्लीज इस बार आप यूके मत जाइए। संकेत है यह, कोई मुझे दे रहा है। मैंने एक तरह से हाथ जोड़ते हुए कहा। आर्यन बहुत गंभीर हो गया था और वह मेरे पास आकर बैठ गया और मुझे सहलाने लगा। वह क्या सोच रहा था, महसूस कर रहा था, मैं नहीं जान पाई। एक प्रोफेशनल वुमन यह क्यों नहीं समझ सकती कि मैं लास्ट मिनट पर अपनी फ्लाइट और मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता। ये स्टूपिड डे ड्रीमिंग है या हेलुसिनेशन, मैं नहीं जानता। डॉक्टर के पास जाइए और इलाज शुरू करवाइए। इस वजह से मैं कुछ कैंसिल नहीं करूँगा। पहली बार पवन को मैंने गुस्से में देखा। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ, मेरी आवाज़ भी ऊंची हो गई। मैं डे ड्रीमिंग और हेलुसिनेशन का फ़र्क जानती हूँ। जो मुझे दृश्य दिखाई दिया वह कुछ और है। मैं जानती हूँ कि एक वैज्ञानिक उसे समझना तो दूर, समझने की कोशिश भी नहीं करेगा। जिंदगी में यह कभी मत कहिएगा कि आप काम परिवार के लिए करते हैं। आप सिर्फ अपने लिए, अपनी तुष्टि के लिए काम करते हैं। ये शब्द मेरे मुंह से कैसे निकल गए, याद करके आज भी हैरान होती हूँ। आप दोनों को मेरे बारे में जो सोचना है सोचें, मैं जा रहा हूँ। मैं यह फ्लाइट और मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता। कहकर पवन कमरे में चले गए। मैं निढाल सी हो गई। आर्यन जल्दी से रसोई में गया और पानी का एक ठंडा ग्लास ले आया। पानी पीने के बाद मैं वहीं लेट गई। कब आँख लगी पता नहीं लगा।
बस इतना याद है, बहुत बेचैनी की नींद थी। जब आँख खुली तो देखा आर्यन मेरे सामने ही सोफे पर बैठा काम कर रहा था। आँख खुलते ही मैंने पूछा, क्या समय है? आप उठ गईं? अभी पानी लाता हूँ। वह रसोई में चला गया तो मैं सीधे शौचालय में गई। मॉम कल की सोई, आप आज उठी हैं। सोमवार 3 बजे दोपहर को, आर्यन ने पानी का ग्लास पकड़ाते हुए कहा। और सारी रात आप डर डर कर उठती रहीं। आपके मुंह से एक ही बात निकलती थी, जहाज उस बिल्डिंग से टकराया। क्या मैं इतना सोई और मुझे कुछ पता ही नहीं? मैं जैसे उस समय भी किसी सुरूर में थी, कुछ अधिक सोच नहीं पा रही थी। आर्यन चाय ले आया और साथ में मेरा फेवरेट बटर वाला टोस्ट। अरे मैं चाय बना लेती, तुम अपना काम करो। मैं डे बेड के हेडबोर्ड से टेक लगाकर आराम से बैठते हुए बोली। रात हम इतना डर गए, आपको अकेला नहीं छोड़ सकते थे। मैं स्कूल गया तो डैड आपके पास रहे और अब डैड काम पर गए हैं। आप थोड़ा सा अपने आप में हो जाएं तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेंगे। आर्यन बहुत गंभीर होकर बात कर रहा था। मैं मुस्कुरा पड़ी। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। चाय पीकर नहाने की इच्छा हुई और स्नान करते हुए जब वही दृश्य फिर घूमा तब मैं सचेत हो गई। क्या है यह सब? तैयार होकर बेडरूम में लेटने का मन नहीं किया तो निचली फ्लोर पर ही आ गई। अभी डे बेड पर टिकी ही थी कि बेटा पराठा, दही और आम का अचार ले आया। आर्यन, मुझे भूख नहीं, मैंने अभी टोस्ट खाया है। नहीं मॉम, मैं नहीं मानूंगा। आपने कल से कुछ नहीं खाया, आपको खाना पड़ेगा। यह पराठा मैंने और डैड ने मिलकर बनाया है। उसके आग्रह को मैं टाल नहीं सकी और पराठा खाने लगी। खाने के बाद हाथ धोते धोते भीतर एक धुंध सी छाने लगी और शरीर शिथिल होने लगा। कब वहां पड़े डे बेड पर आई और लुढ़की मैं नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ कि जब आँख खुली तो हमारे फैमिली रूम में टीवी चल रहा था और CNBC के अनाउंसर स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव पर बातचीत कर रहे थे। सोचा पवन सुबह सुबह देख रहे होंगे और फ्लाइट पकड़ने की जल्दी में इसे बंद करना भूल गए और आर्यन भी स्कूल जाने की शीघ्रता में इसे बंद नहीं कर पाया। यह समझ गई कि मैं सोमवार ढलती दोपहर में सोई, मंगलवार सुबह उठी। मुझे यह भी कभी नहीं भूलता, उस दिन मैंने आपको बहुत कोसा था कि मुझे यह क्या हो रहा है, गृहस्थी बिखर रही है। पवन और आर्यन को खाने में कितनी परेशानी होती होगी। अपने को ढेर सारा बुरा भला कहने के बावजूद भी अपना सिर तकिए से उठा नहीं पाई थी। वहीं लेटी लेटी टीवी को देख रही थी, तभी टीवी पर बड़ी सी बिल्डिंग से एक जहाज टकराता नजर आने लगा और टीवी एंकर जोर जोर से शोर डालने लगे। वे क्या कह रहे थे मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। मैं सिर्फ वह दृश्य देख रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि टीवी पर वह दृश्य उभर रहा है जो मुझे पिछले 2 दिन से दिखाई दे रहा था। जब एक ऊंची आवाज कान में पड़ी, आवर कैमरा कैप्चर्ड दिस, दिस इज रियल, दिस इज लाइव, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। मैं झटपट उठी और बेड के हेडबोर्ड के साथ सट कर बैठ गई और समझने की कोशिश करने लगी। क्या यह रियल है? मुझे दिखाई देने वाला दृश्य तो नहीं। यह कैसे हो सकता है? भीतर बाहर धुंध ही धुंध महसूस हो रही थी। सोचने समझने की शक्ति काम नहीं कर रही थी। तभी सीढ़ियों पर किसी के तेजी से उतरने की आवाज आई। दगड़ दगड़ की ध्वनि से पता चला कि कोई घर में है। अमेरिका में घर लकड़ी के होते हैं और सीढ़ियों पर तेजी से उतरने पर ऐसी आवाज आती है। पवन को देखते ही हैरानी से बोली, आप गए नहीं? उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया और फफक कर रो पड़े। कहने लगे, एयरपोर्ट गया था, जहाज में बैठ भी गया था, जहाज का दरवाज़ा बिगड़ गया था, मन नहीं हो रहा था, मैकेनिक ठीक करते रहे, ठीक ही नहीं हुआ। आधा घंटा जहाज में पैसेंजर बैठे रहे और फिर वह फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैं घर आ गया। अब टीवी पर यह खबर सुन रहा हूँ। मेरा जहाज इस समय वहीं होता एयर में कहीं। जहाज का दरवाज़ा खराब कर मुझे रोका गया और तुम्हें भी कोई संदेश दे रहा था, सचेत कर रहा था। यह तुम्हारा दृश्य भ्रम नहीं था, अंतर्दृष्टि थी। पवन की बाहों से मुक्त होकर मैंने टीवी को सही मानों में देखना शुरू किया तो पता चला कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ है, जो मुझे पिछले 2 दिनों से दिखाई दे रहा था। टीवी पर घोषणा हो रही थी, पूरे अमेरिका के स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट सब बंद कर दिए गए थे। मैं पवन के साथ बेचैनी और परेशानी से सब सुन रही थी। तभी आर्यन दरवाज़ा खोलकर घर में आया। उसने किसी और नहीं देखा, यहाँ तक कि अपने डैड को भी नहीं, और सीधा मेरे पास आकर बोला, मॉम, आई एम सॉरी, यू आर नॉट सिक, यू वर नॉट रॉन्ग, योर इंस्टीट्यूशन वॉज गॉड मैसेज। कहकर वह मेरे से लिपट गया। मैं उसे प्यार से सहलाने लगी। पवन ने भी अपना चेहरा मेरी पीठ पर टिका दिया। तभी आर्यन ने उन्हें देखा और सिर उठाकर पूछा,
डैड आप गए नहीं? पवन ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। जहाज का दरवाज़ा खराब हो गया था और फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैंने यूके में अपने कोलीग को सूचना भिजवा दी थी। इस घटना के आधे घंटे बाद ही मैं बिल्कुल वैसी हो गई जैसे सितंबर माह के शुरू होने से पहले थी। कहानी आप तक पहुंचाना चाहती थी, मैंने भी हिम्मत करके आपको सुना दी। इस तरह की बहुत सी कहानियां अबूझ पहेली ही रह जाती हैं। अभी आप सुन रहे थे सुधा ओम ढींगरा जी की लिखी कहानी अबूझ पहेली।